खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपसे हम अधिक जानकारी लेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। इजराइल का गाजा पर एक बार फिर से बहुत बड़ा अटैक देखा गया। हमले में 64 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। गाजा पर कब्जा करने के प्लान पर काम शुरू हो चुका है बताया जा रहा है। इजराइल ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र में घोषित किया है। आप देखिए, इजराइल ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर कब्जा करने का जो प्लान है वो शुरू हो चुका है। ये फिर से गाजा पर बड़ा अटैक, हमले में 64 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल गाजा पर कब्जा करने का प्लान अब शुरू कर चुका है। इस पर काम करने पर जो है वो शुरू हो चुका है। संजीत सर, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक तरफ तो समन्वय बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर बड़ा अटैक गाजा पर इजराइल की तरफ से 64 लोगों की मौत इस अटैक में हुई और बेहद से लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से प्लान में अब तेजी जो है वो आ रही है। कब्जा करने का जो प्लान है उसमें तेजी आ रही है। शहर को युद्ध क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है, युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है शहर को। बिल्कुल पिंकी जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक साइड तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध विराम करा दी, और वो जो है सब पूरी दुनिया को बता रहे थे। बाद में तो खैर वो रिट्रैक्ट कर गए, अपने वापिस चले गए अपने वर्ड्स पे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वहां पे 57 या 56 जो है वहां पे हॉस्टेजेस हैं, जिनमें से लोगों का एक मानना है कि तकरीबन उसमें 25 से 30 तो ऑलरेडी मर चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ 23-24 हॉस्टेजेस है। 23-24 मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इक्वेशन है। 23-24 हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए आप हजारों आदमियों को भूखा मार रहे हैं। हजारों आदमी ऑलरेडी, आदमी, औरत और बच्चे, उनमें ज्यादातर औरत और बच्चे थे, वो मर गए हैं। और उस पता नहीं 1-1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। लोग जो है अपने बेघर हो गए हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, दवाइयां नहीं है, बच्चों के लिए जो बेबी फूड होता है वो नहीं है। और यूएन ह्यूमैनिटेरियन के जो चीफ हैं टॉम फ्लेचर साहब, उनका ये कहना है कि अगले 48 घंटे में अगर इमदाद नहीं आई बेबी फूड की तो तकरीबन गाजा में 14,000 बच्चे जो है मर जाएंगे। ये जो चीज है इसके लिए कौन जिम्मेवार है मुझे समझ में नहीं आता। पूरा जो है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने अब थोड़ा प्रेशर डालना शुरू किया है। ब्रिटेन ने जो उनकी ट्रेड डील थी इजराइल के साथ वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है। कनाडा और फ्रांस भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी यूरोपियन यूनियन कह रही है, स्वीडन कह रही है कि इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। तो प्रेशर बनाया जा रहा है, पर उस प्रेशर का असर दिखाई नहीं दे रहा है। और उस प्रेशर का असर तभी दिखाई देगा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का फैसला कर लेंगे और वो नेतन्याहू को बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये कह देंगे कि अब इस लड़ाई को बंद कर दो। तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इसी तरीके से जो नरक बन चुका है गाजा स्ट्रिप, वो इसी तरीके से नरक बनता रहेगा, उससे भी बदतर हो जाएगा। पिंकी जी, बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की हमेशा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और खुद का मुनाफा जब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त पर जो वो रणनीति पर काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये अटैक भी देखा गया है जिसको लेकर वो हमेशा शांति का एक बड़ा पैगाम देते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम समीकरण चारों तरफ हो रहे हैं, सर जानना चाहूंगे एक अंत में कि ये जो समीकरण चारों तरफ से बन रहे हैं इनमें क्या कुछ फिलहाल आगे कई रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से भी कभी भी पलट जाते हैं, रणनीति तो छोड़िए, तो अक्सर वो समय के अनुसार और अपनी नीड, अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो बदलाव करते रहते हैं, खुद की ही चीजों में, खुद के ही बोले हुए बयानों में। पिंकी जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आपने बताया है बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। वो आज बोल रहे हैं, कल उस बात को रखेंगे कि नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो हमने सोचा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सेकंड टर्म में आएंगे तो हो सकता है कि दुनिया के हालात कुछ सुधर जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलीज में बोला था जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी।
बाकी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी स्टेटमेंट दी थी, तो वो सब चलता रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे, अभी मेरा ख्याल उनको आए हुए 4 महीने हुए, 4 महीने में देखिए उन्होंने अपनी पूरी जो है, जो उनकी इलेक्शंस में जो उनकी स्टेटमेंट थी और जो अब हो रहा है उससे पूरा विपरीत है। उन्होंने जो है, एक तरफ वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर शांति आप चाहते हो और किसी जगह सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है तो इजराइल और हमास की लड़ाई में शांति चाहिए, गाजा में चाहिए। यहाँ जहां पे 22-23 लाख आदमियों को पिछले 1.5 साल से वो कभी नॉर्थ से साउथ और कभी साउथ से नॉर्थ घूमते रहते हैं, और अब जो है उसको पूरे क्षेत्र को एक युद्ध क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया। उसका मतलब ये है कि वहां पे अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी गोले चलाओ, कहीं पे भी हवाई जहाजों से हमला करो, कहीं भी रॉकेट दबाओ, कोई नहीं है। वो एक युद्ध क्षेत्र बन गया है और युद्ध क्षेत्र में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जो मर्जी करे। तो आप इससे एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर डील कर ले आपके साथ। आपके साथ न्यूक्लियर डील उसने 2015 में करी थी, आप भी शामिल थे और बाकी देश 8-9 देश और भी यूरोप के शामिल थे। वो जो एक्शन बना था उसमें जो है डील हो चुकी थी, और जो है ईरान के ऊपर जो है एक तरह का जो है शिकंजा कसा गया था कि आगे एनरिचमेंट ना करे। आप 2017 में आए, 2018 में आपने डील छोड़ दी, और जो उसके बाद फिर ईरान को पूरा मौका मिल गया, उसने एनरिचमेंट शुरू कर दी। और पिंकी जी, मैं आज ये बता रहा हूं कि ईरान जो है उस जगह पहुंच गया है जिस जगह पे जब चाहे वो तकरीबन कम से कम महीने में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो अगर इसको जल्दी से जल्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज्यादा देर ना करके अगर इसको जो है डील को फाइनलाइज नहीं किया तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में खास तौर पर बहुत बुरा अंजाम होगा, और ईरान अगर पहला न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो इजराइल के ऊपर करेगा। पिंकी जी। बिल्कुल, पहला अगर शुरुआती होती है तो इजराइल के ऊपर ही होगी, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बेहद से बदलाव जो हैं वो समय के अनुसार भी देखे जा रहे हैं, समय के साथ साथ देखे जा रहे हैं। और ऐसे में अब ईरान जो है वो एक दबाव जरूर खुद पर महसूस कर रहा होगा। कुछ बड़े बदलाव ईरान की तरफ से भी किए जा सकते हैं, या फिर ईरान की अगर कोई रणनीति अगर देखी जाए इस दिशा में तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए ईरान को? क्योंकि दबाव बनाने की एक कोशिश साफ तौर पर फिलहाल के तौर पर तो नजर आ रही है, जहां से ये खुलासे बड़े जो जानकारियां निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने कहा था संजय सर अभी कि सिर्फ केवल अमेरिका की तरफ से ये संभावना जताई जा रही है कि इस तरीके से इजराइल जो है वो परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है। तो एक दबाव बनाने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, एक पूरी कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है ताकि काम जो है वो इसी तरीके से आसानी से हो जाए, कदम उठाना ही ना पड़े। तो ईरान को क्या रणनीति फिलहाल अपनानी चाहिए इस दिशा में? देखिए जी पिंकी जी, ऐसा है, ईरान के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जो उनके अयतुल्ला खमेनी जी हैं वो उन्होंने कह रहे हैं कि हम अपना जो है एनरिचमेंट का जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो अगर आप एनरिचमेंट का प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप डील नहीं करेंगे, और अगर आप डील नहीं करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लियर इनको लेटर लिख के बता दिया था कि या तो आप जो है न्यूक्लियर डील पे जो है नेगोशिएशन करो, और या जो है फिर हमारे पास ऑप्शन है मिलिट्री एक्शन का। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका ये ईरान अगर ये डील नहीं करता है तो उस केस में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके इजराइल के ऊपर जो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ईरान को अपने देश की तरक्की करनी है, अपनी जो जनता है उसको जो है बचा के रखना है, तो ईरान को फॉर द टाइम बीइंग उनको ये न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए। लेकिन अब वो किन शर्तों पे साइन कराएंगे? सबसे बड़े, जैसे मैंने आपको शर्त बताई है, यूरेनियम की है, एनरिचमेंट की, जो कि दोनों साइड इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मार्क रूबियो साहब कहते हैं कि 1% भी एनरिचमेंट नहीं होगा, और ईरान बोल रहा है कि हम एनरिचमेंट करेंगे क्योंकि हम एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर अपने प्लांट्स लगाएंगे जिससे बिजली पैदा करें। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें इजराइल को प्रॉब्लम ये है कि इजराइल को पता है कि अगर ये मान लिया जाता है कि ठीक है इनको एनरिचमेंट करने दो, तो ईरान जो है कल बॉम्ब बना देगा और बॉम्ब बनाने के बाद इजराइल को मारेगा। अब ऑप्शन ये आता है इजराइल की तरफ से, ये ऑप्शन आएगा कि आप ये जो जितना यूरेनियम कहते 600 पाउंड है, 600 केजी जो यूरेनियम है उसको किसी थर्ड कंट्री में रखा जाए, ईरान में ना रखा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर, जल्दी से बात
आपने पूरी की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बहुत कमी है मेरे पास और ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में इन्हीं रणनीतियों पर काम करेगा अब ईरान, किस तरीके से खुद को यहाँ पर एक रणनीतिक तौर पर सामने रखेगा अमेरिका के और इजराइल के। फिलहाल वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।